Namaskar students, I hope you are doing well. Friends, welcome to Saral Abhyas, myself Ranvijay Rao. Okay. In today's session, we will discuss about second point from the chapter number 15 of standard 10. Okay. Earlier, in last lecture, we have discussed about liberalization, meaning of liberalization, एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। आप जानते हो कि किसी भी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और साथ साथ में उसका नुकसान भी होता है। तो हमने दोनों डायमेंशन से, दोनों नज़रिए से उस चीज़ को हमने देखा, परखा। अब चैप्टर का नाम देखिए, इसमें लिखा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। आप जानते हो कि इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर जो आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया उसमें 3 कंपोनेंट्स थे, एल, पी, जी। वी हैव डिस्कस अबाउट एल मीन्स लिबरलाइजेशन। टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेटाइजेशन। तो एकदम सिंपल शब्द के अंदर, लैंग्वेज के अंदर हम जानेंगे कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं और उसके नुकसान क्या होते हैं। भारत ने, इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में जब प्राइवेटाइजेशन को अपनाया तो उसके पीछे उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऐसे क्या उद्देश्य थे। हम अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। जैसे 10th के बाद आप कोई स्ट्रीम चूज़ करोगे, साइंस, कॉमर्स, है ना, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होगा कि डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो यहाँ कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, किसी भी कंट्रीज के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, एक ओपन क्वेश्चन है। इसमें बुक की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अपनी जो कंट्री होती है उसके अंदर वो वेलफेयर चाहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहता है ना, बीमारियां कम हो, हॉस्पिटल ज़्यादा हो, लोग स्वस्थ रहे, लोगों को काम मिले, गंदगी कम हो, लोग ज़्यादा पढ़े, एजुकेशन रेट बढ़े। ठीक है। अब ये सब चीज़, ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो कंट्री को कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके पार्ट, उस वजह से यहाँ पे इंडिया ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। तो आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब देखेंगे। आज बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है और डेफिनेशन हमें उसका मीनिंग बताता है। क्लियर? ओके। काफ़ी चीज़ होती है जिसको हम बार बार उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ तो करते हैं लेकिन सही मायने में उसका मतलब हमें नहीं पता होता है। जैसे कि एयर, हवा, और दूसरा शब्द है विंड, जिसको हम पवन कहते हैं। तो हमें दोनों सिमिलर ही लगता है, सर जो हवा है वो पवन है, दोनों। लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली दोनों अलग शब्द हैं। एयर क्या है? तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब आप हवा शब्द का इस्तेमाल करते हो तो वो क्या है? मिश्रण है, अलग अलग वायुओं का, गैसेस का मिश्रण है। और विंड क्या है? तो विंड हवा से, एयर से अलग है। विंड का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जब वही हवा मूवमेंट करती है तो उसको हम पवन या तो विंड बोलेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले 2 शब्द समझिए, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कभी बातचीत करते होंगे तो एक वर्ड आता है, उसको तो गवर्नमेंट जॉब लगी है, उसको प्राइवेट जॉब लगी है। मतलब 2 तरह की कंपनियां होती है, नॉर्मली 2 तरह की, उससे भी ज़्यादा उसके क्लासिफिकेशन है, लेकिन नॉर्मली कोई भी बिजनेस या कंपनियां 2 तरफ की होती है, या तो गवर्नमेंट या तो प्राइवेट। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कोरोना चल रहा है तो हॉस्पिटल्स, रेमेडीज़ के लिए 2 ऑप्शन थे हमारे पास, या तो सिविल हॉस्पिटल में जाए या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। दोनों का काम एक ही है, दोनों सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन वो गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है
ओन मतलब उसके मालिकापना है ना, ओनरशिप, मालिकपना का जो भाव है वो गवर्नमेंट का है वहाँ पे, और यहाँ पे प्राइवेट के पास है। जैसे शेल्बी है, स्टर्लिंग है, ऐसे हॉस्पिटल में प्राइवेट ओनर्स या पार्टनर्स हो सकते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे करना था प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो प्राइवेट बिजनेस है उनकी जो टोल है, उनके जो नंबर्स है, जो संख्या है, उसमें बढ़ोतरी करनी थी। लेकिन उसको करने के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे लिखा है प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये दो एलिमेंट्स है। किसी भी बिजनेस के दो एलिमेंट्स है, एक है ओनरशिप और दूसरा है मैनेजमेंट। ये दो एलिमेंट से आप पता कर सकते हैं एक कंपनी, ये बिजनेस प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। आप क्वेश्चन पूछो भाई यहाँ पे मैनेजमेंट कौन करता है, इसका ओनरशिप कौन करता है, उससे पता चल जाएगा कि प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसकी ओनरशिप मतलब कि मालिक, ऑनर कौन है, ऑनर से शब्द बनता है ओनरशिप, और जो मैनेजमेंट करता है उससे शब्द बनता है मैनेजमेंट। तो कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट से आप पता कर सकते हो प्राइवेट है या तो गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन कि भाई प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। आज आपके पास कोई कॉपी है और वो कॉपी आपकी खुद की है और आप किसी को देते हो, तो आपने क्या किया, उनको दिया, ट्रांसफर किया, उनको हस्तांतरण किया। तो यहाँ पे लिखा है अंडर स्टेट कंट्रोल इज हैंडेड ओवर और ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। मतलब आज ओनरशिप, आज के दिन में, आज की तारीख में किसी कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है तो उसको हम पब्लिक यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पब्लिक यूनिट। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूनिट थे और उसकी वजह से इंडिया का डेवलप नहीं हो रहा था। डेट इज वाई गवर्नमेंट थॉट वी शुड प्राइवेटाइजेशन, और तब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। अब प्राइवेटाइजेशन शुरू किया मतलब ऐसी कंपनियां थी, ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट थे जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछे भाई एक इंडस्ट्री का ओनर कौन है, तो भाई सरकार है, गवर्नमेंट है। इसको मैनेज कौन करता है, तो भाई सरकार, गवर्नमेंट करती है। तो अब यही ओनरशिप और मैनेजमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को देना, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अभी जो रेलवे है हम उसको बोलते हैं इंडियन रेलवे, उसकी ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट पूरा गवर्नमेंट करती है। कल जाके गवर्नमेंट रिलायंस को, अदानी को, टाटा को बोलता है कि चलो भाई अब हम इसका मैनेजमेंट भी नहीं करेंगे, अब हमारे ओनरशिप भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट इसको देना चाहती है, उसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। अगर पूरी इंडियन रेलवे अगर वो टाटा को देते हैं, रिलायंस को देते हैं या तो अदानी को देते हैं, तो उसका मतलब हुआ गवर्नमेंट ने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया। तो पहले बहुत सारे बिजनेस हुआ करते जो सीट फॉर शिप, जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती थी या उसका मैनेजमेंट सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता था। अब उसको ट्रांसफर करने की बात है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, किस दो चीज का ट्रांसफॉर्मेशन है, नंबर 1 ओनरशिप का एंड नंबर 2 मैनेजमेंट का। क्लियर? फर्स्टली दोस एरिया विच आर रिजर्व्ड, ऐसे एरिया, ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट जो रिजर्व्ड थे, किसके लिए, फॉर पब्लिक सेक्टर। आई टोल्ड यू कि ऐसे बिजनेसेस जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती है उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। वन क्वेश्चन मस्ट बी अराइज इन योर माइंड कि सर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, आई कैन गिव नंबर्स ऑफ एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। यू मस्ट हैव heard name of LIC, ONGC, BHEL, NTPC. All those company are public sector company जिनकी ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों गवर्नमेंट के पास है। अगर गवर्नमेंट ये दोनों चीज़ किसी प्राइवेट प्लेयर, किसी
प्राइवेट कंपनी को देते हैं तो उसको बोलेंगे हम प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्टली दोस एरिया विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। पहले सारे बिजनेसेस जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती थी अब उनको खोला गया, यहाँ पे लिखा है आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। पहले इंश्योरेंस गवर्नमेंट ही देती थी, अब नंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी देती है। क्लियर? बहुत सारी ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ पहले गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। पहले जैसे कि आपको कोई ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना होता तो गवर्नमेंट की बस ऑप्शन हुआ करती थी। अब आपके पास नंबर्स ऑफ ऑप्शन है, गवर्नमेंट की बस तो है लेकिन साथ में प्राइवेट बसेस भी है, तो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन, वो बिजनेस खोले गए। ठीक है। स्टेट, यहाँ पे जब भी मैं स्टेट लिखता हूँ उसका मतलब होगा कंट्री। इन पॉलिटिकल साइंस स्टेट मीन्स कंट्री, गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे जब मैं स्टेट शब्द ए वर्ड यूज करता हूँ दैट डज नॉट मीन गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट। अथॉरिटी हु रन्स द कंट्री, क्लियर, कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड companies under its control and gives the charge of management to the private companies, or state keeps the management in its own hand and gives ownership to the private company। दो तरीके से हुआ, दो एलिमेंट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ कंपनियों की ओनरशिप अपने पास रखी और मैनेजमेंट प्राइवेट को दिया, और कहीं और जगह पे मैनेजमेंट अपने पास रखा और ओनरशिप प्राइवेट को दी। ठीक है, तो पहले ये बैलेंस किया, मिला जुला रूप था, दोनों एलिमेंट्स डायरेक्ट प्राइवेट को नहीं दिए। प्राइवेटाइजेशन से पहले उन्होंने क्या किया, पहले बैलेंस किया, डायरेक्ट उनको प्राइवेट नहीं किया, ऑनरशिप अपने पास रखे, चलो भाई मालिक तो हम रहेंगे पर एक काम करो मैनेजमेंट आप कर लो, और इन सर्टेन केसेस मैनेजमेंट हम करेंगे, एक काम करो ऑनरशिप आप रख लो, मैनेजमेंट हम बढ़िया से कर पाते हैं, एक्सपीरियंस है हम कर लेंगे, ऑनरशिप आप रखो। ये दोनों चीज़ का यहाँ पे बैलेंस किया गया है। ये फोटो में देखें, ये PSU प्रोसेस, मैंने क्या बोला, ये प्रोसेस है गवर्नमेंट से प्राइवेट का। तो पहले बैंक थे PSU बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, यहाँ पे आपने लिखा पब्लिक सेक्टर वर्ड है PSU, जिसका मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब एक गवर्नमेंट का था, अब प्रोसेस होके अब बन गया प्राइवेट बैंक। अब यहाँ पे जब प्राइवेट बैंक बनता है उसका मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट की नहीं होगी, किसी प्राइवेट कंपनी की या प्राइवेट कोई ओनर की होगी। क्लियर? अब हर चीज़ के मैंने बोला फायदे और नुकसान होते हैं। हमने लिबरलाइजेशन के फायदे देखे, उनके नुकसान देखे। अब हम प्राइवेटाइजेशन के फायदे और नुकसान पे देखेंगे। देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी भी प्रोडक्ट के जितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट का आउटपुट था, जैसे कि भाई हर महीने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट सपोज के 10,000 यूनिट, जैसे कि अभी वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम होता है, तो गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट से कोई अदर कंट्री से भी वो इंपोर्ट करती है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन थी। अगर गवर्नमेंट बनाती है तो समझो कि भाई 10,000 यूनिट्स पर मंथ बनते हैं, लेकिन अब प्राइवेट 200-300 और कंपनियां खोल गई तो सीधा वो प्रोडक्शन 10,000 से बढ़कर सीधा 1 लाख हो सकता है। किसी भी यूनिट का प्रोडक्शन का सिर्फ एक यूनिट है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन यूनिट एक ही है, तो उसका प्रोडक्शन आउटपुट कम होगा, लेकिन नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट होगा तो उसके जो नंबर्स है प्रोडक्ट वो भी बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो एक पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या है, प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज इन अ कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। कैपिटल इंटेंसिव की प्रोडक्ट बढ़ी, और दूसरा लिखा है कंज्यूमेबल कमोडिटीज, कंज्यूमेबल कमोडिटी। उसके पहले एक वर्ड आप समझिए, मेन वर्ड है कंज्यूम, जो वर्ड मेन है वो है कंज्यूम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंज्यूमर।
जो कंज्यूम करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, जिसको हम कभी कस्टमर भी बोलते हैं। और जो चीज कंज्यूम हो सकती है उसको हम बोलेंगे कंज्यूमेबल। ओके, कंज्यूमेबल, जिसका आप कंज्यूम या तो उसका वपराश या उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अल्टीमेटली हम करते क्या है, कंज्यूम करते हैं। बिस्किट तो कंज्यूम करते हैं, मैगी तो कंज्यूम करते हैं, चाय तो हम कंज्यूम करते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से ऐसे चीज़ें जो कंज्यूम होती है उसके नंबर्स बढ़े, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। ये एक एडवांटेजेस है प्राइवेटाइजेशन का। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब गवर्नमेंट के वहाँ पे जो वर्किंग कैपेसिटी थी पब्लिक सेक्टर की और उनकी जो एफिशिएंसी थी, अगर मैनेजमेंट प्राइवेट को दे दिया तो एफिशिएंसी बढ़ गई। पूछो क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है सर? उसमें भी इंसान काम करते थे, इसमें भी इंसान काम करते हैं, तो अगर पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर हुआ तो कैसे एफिशिएंसी कैसे बढ़ गई? उसके पीछे का लॉजिक क्या है फ्रेंड्स? उसके पीछे लॉजिक है ह्यूमन टेंडेंसी, साइकोलॉजी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय में फ़र्क ये होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उनको फिक्स हर महीने सैलरी मिलती ही मिलती है, उन पे कोई प्रेशर नहीं होता कि इस मंथ में कितना टारगेट किया, इस मंथ में क्या काम किया, तो अपने आप को सेफ फील करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनको क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, कितना टारगेट किया, कितना प्रोडक्शन किया, क्यों बैठे रहे, क्यों छुट्टी थी, क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, वो अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हैं और प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। वो सोचेंगे अगर 10 इंसान का काम 7 इंसान करते हैं तो 3 को ज़्यादा सैलरी क्यों दे, वो 7 के पास से 10 का काम करवाएंगे और उससे प्रॉफिट बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वर्क एफिशिएंसी मतलब कार्य दक्षता, काम करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी, उनको बढ़ाए। तो जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हुआ उसका तीसरा एडवांटेज है वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। अब फ्रेंड्स ये सब चीज़ों को समझना है हमें, उसको रटना नहीं है। ये सेंटेंस को रटो कभी मत, 3 कीवर्ड बनाओ। ये तीनों पॉइंट्स अगर आपको याद करने हैं तो इसमें जो कीवर्ड है वो है कंज्यूमेबल कमोडिटी बढ़ी, तो एक ही वर्ड याद रखो, कंज्यूमेबल कमोडिटी। ठीक है, इसमें है इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट, 3 वर्ड कि सर तीनों सेंटेंस याद रखे, बिल्कुल याद मत रखिए, 3 शब्द याद रखिए। इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट्स, इंक्रीज इन कंज्यूमेबल कमोडिटी एंड पॉइंट नंबर 3 इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी। ये 3 शब्द याद रखो, 3 एडवांटेजेस आपको याद रह जाएंगे। ओके, लेट्स डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन के भी डिसएडवांटेजेस थे तो प्राइवेटाइजेशन के भी डिसएडवांटेजेस है। क्या है, एग्जाम में पूछे तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन पहले उनको समझे। ओके, तो लिखा है आपकी टेक्स्ट के अंदर, इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन बिकॉज ऑफ विच एविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज। अब एविल ऑफ मोनोपोली, पहले मोनोपोली समझते हैं। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी मोनोपोली, बट टुडे अगेन वी विल डिस्कस अबाउट मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कंपटीशन लेस, जहाँ पे कंपटीशन नहीं। आप मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको पता है कि आपके टाउन में, आपकी सिटी में, आपके गांव में आपके अलावा वो बिजनेस करने वाला कोई है ही नहीं, आपको compete करने वाला है ही नहीं, तो क्या होगा, आप किसी भी प्राइस पे उसको बेचोगे क्योंकि आपके सामने कोई है ही नहीं। मोनोपोली हो गई आपकी। मतलब मोनोपोली का मतलब होता है कि आपके अलावा वो बिजनेस या सर्विस बेचने वाला कोई है नहीं, वहाँ पे आपकी मोनोपोली है। अब हुआ क्या, प्राइवेटाइजेशन की वजह से मोनोपोली थी बढ़ गई, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए, प्राइवेट बिजनेस करने के लिए यू नीड कैपिटल, मनी, पैसे चाहिए आपको। तो जो लोगों के पास पहले से ही पैसे थे उनके लिए ये चीज़ आसान हो गई, उनके लिए बेनिफिशियल ये चीज़ हो गई। लेकिन जो लोग अपनी कैपिटल, अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उतनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, वो इसका बेनिफिट, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, उसका फायदा उठा पाए नहीं फ्रेंड्स। ओके, नंबर 2, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। मतलब जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ थी, जिसको हम लघु उद्योग, स्मॉल स्केल बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं,
उनको ज़्यादा फोकस नहीं किया। वो जितनी तीव्र गति से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट हो नहीं पाया। ओके, लेकिन किसका डेवलपमेंट हुआ? ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन बेनिफिटेड। बड़ी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको बेनिफिट मिला, छोटी को नहीं मिला। तो याद रहेगा, छोटी को फायदा नहीं मिला, बड़ी को फायदा मिला। बस इतना सेंटेंस। एग्जाम में कैसे लगेंगे? वही डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन अगर पूछते हैं आपको एग्जाम के अंदर, तो आपको लिखना है कॉटेज इंडस्ट्री डिड नॉट गेट बेनिफिट बट लार्ज स्केल इंडस्ट्री गॉट बेनिफिट। बस एक सिंपल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। अगर चीज़ों को आपने समझा होगा तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्कूल के टेक्स्ट में जो वर्ड्स लिखे वही के वर्ड्स लिखने पड़े आपको। क्लियर? उसमें आप अपना एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। प्राइस हैव नॉट रिमेन्ड अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, दिस हैज लेड टू प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। अब भाई प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, तो उसका जो ऑनर होगा वो गवर्नमेंट तो होगा नहीं। अब ऑनर कोई प्राइवेट पर्सन है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो चाहेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मेरे पास आ जाए। अब गवर्नमेंट का काम क्या है? गरीब से गरीब लोगों को चीज़ मिले। लेकिन प्राइवेट का क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। अब भाई प्राइवेट प्लेयर के हाथ में अब प्राइस डिटर्मिनेशन है, तो वो हमेशा प्राइस ऊपर ही रखेगा, जिससे यहाँ पे जो प्राइस है वो राइज हुआ, हाइक हुआ, प्राइस बढ़ने लगे। अब आप सोच सकते हो, किसी भी कंज्यूमेबल कमोडिटी होती है, नेसेसरी कमोडिटी होती है, अगर उसकी प्राइस बढ़ती जाती है तो जो डिप्रेस क्लास है, जो गरीब लोग हैं, वो उनकी पहुंच से, उनकी रीच से बाहर होता जाता है। तो एक किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात है नहीं। तो ये इस तरह से डिसएडवांटेजेस है प्राइवेटाइजेशन का। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तो इन टुडेस लेक्चर वी हैव डिस्कस 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन: मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। लेट्स रिवीजन। ओके, तुरंत हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मीनिंग क्या है प्राइवेटाइजेशन का? प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है। किस बात की प्रोसेस? मैनेजमेंट और ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथों से प्राइवेट को दे रहे हैं। क्लियर? अब एडवांटेजेस में क्या है? मैंने 3 कीवर्ड आपको समझाए कि भाई प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से प्रोडक्शन का यूनिट, कोई प्रोडक्ट है उसके यूनिट के नंबर्स बढ़े। वेरी गुड। नंबर 2, जो कंज्यूमेबल आइटम थी, पहले पूछना आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना कि भाई फेयर एंड लवली क्रीम आती थी, मैगी आती थी, रसना आती थी, थम्सअप आती थी? नहीं आती थी। वो क्या होता है? खाने की चीज़ ही मिलती थी। ये सब क्या है? पालतू चीज़। तो कंज्यूम कर सके ऐसे चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा, ये दूसरा बेनिफिट हुआ। अब बात करते हैं तीसरा बेनिफिट, वर्क एफिशिएंसी बढ़ी। देखो फ्रेंड्स, 3 ही वर्ड याद रखो। पूरे चैप्टर आप सिर्फ 20 शब्द में पूरा चैप्टर याद रख सकते हो। रटना नहीं है, समझना है, मगब नहीं करना, इनहेरिट करना है उसको। और तीसरा पॉइंट है वर्क एफिशिएंसी। एग्जांपल याद रखो, गवर्नमेंट है ना, आपको पहले सीरियल आती थी, आपको पेरेंट्स को पूछना ऑफिस, उसमें ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे बैठे बैठे सब्जियाँ काटते हैं, वो वर्क एफिशिएंसी कम है, उसका एग्जांपल है। लेकिन प्राइवेट वाला अलाउ करेगा, आपकी 1-1 मिनट का आउटपुट लेने की वो सोचेगा, जिससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ी। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे है कि भाई मोनोपोली बढ़ गई, मतलब जितने लोगों को फायदा होना चाहिए तो उतने लोगों को फायदा हुआ नहीं। क्लियर? छोटी इंडस्ट्री थी उनको फायदा नहीं मिला, बड़ी इंडस्ट्री को फायदा मिला, जिसके एक गैप बनी, डिस्पेरिटी हुई, असमानता हुई, अनइक्वालिटी हुआ, अनइवन हुआ, इम्बैलेंस हुआ। राइट? इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए अपने नोट्स में, अपने आंसर में, और मार्क्स से अलग होगा आपका आंसर, जिससे आपको मार्क्स भी मिलेगा। राइट? और तीसरा है प्राइस हैव नॉट रिमेन्ड, प्राइस हाइक हुआ, जिससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर लोग हैं उनकी रीच से प्रोडक्ट बाहर होने लगी। तो वो भी किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, और साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हैव अ गुड डे अहेड और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।